जब प्रशांत किशोर एक अलग कांग्रेस राजद से अलग एक पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में वो उनके साथ मंच साझा करना और उनकी तस्वीर पीछे लगी है, वहाँ पे आपका मौजूद होना, कि वो क्या एक गलती थी मानते हैं? हम उनको उनकी मदद के लिए गए हो या उनके साथ शामिल हुए हो, अगर हम वो करना होता तो खुलेआम करते, उसको छिपाने की क्या बात है। बिहार में लगभग 17.7% मुस्लिम की संख्या आई। उस हिसाब से मुस्लिम को कम से कम 7 लोकसभा सीट मिलना चाहिए, 7 जगह कैंडिडेट होने चाहिए, लेकिन अभी दिख रहा है कि 4 या 5 जगह ही होंगे। वहीं पे आप देखते हैं कि कुशवाहा की आबादी से कई गुना ज़्यादा, यादवों को आबादी से कई गुना ज़्यादा, भूमिहार को आबादी से कई गुना ज़्यादा मिल जाता है। तो रिप्रेजेंटेशन की जो मुस्लिमों को टिकट देने में भी कहीं कोताही कर रही है गठबंधन। मुस्लिम में दलित बहुत सारी ऐसी कास्ट है जो हिंदू दलित से भी बदतर उनकी हालत है, लेकिन उनको दलित एससी रिजर्वेशन नहीं मिल पाता है। इससे आप एग्री करते हैं कि आर्टिकल 341 में जो पाबंदी है कि मुस्लिम दलित नहीं हो सकते, वो हटना चाहिए। मुजफ्फरपुर के पूर्व सांसद अजय निषाद जी, उन्हें भाजपा ने टिकट नहीं दिया, कांग्रेस में शामिल हो गए। तो ऐसे लोग पार्टी में शामिल होते जो मुस्लिम विरोधी बयान देने के लिए जाने जाते हैं। कोरोना के टाइम में उन्होंने क्या क्या नहीं कहा मुसलमानों को, तो फिर कांग्रेस और बीजेपी में क्या वो फासला, जो फ़र्क है, वो तो मिटता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की और संघ परिवार की साजिश है, आज से नहीं है, ये 50 साल से ये साजिश चल रही है कि जो भी बंगला स्पीकिंग हैं या शेरशाहबादी हैं, उनको घुसपैठिया कहा जाता है। हम लोग ये लड़ाई बहुत लड़ चुके हैं। किशनगंज में एआईएमआईएम जिस तरीके से चैलेंज बन के उभरी है और वहाँ के मुकाबले को त्रिकोणीय कर दिया, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये पार्टी का कोई ऐसा भविष्य नहीं है। क्या ऐसा लग रहा है कि कटिहार में एनडीए की तरफ मुस्लिम वोट भी क्या शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि कदवा और प्राणपुर में अब लीड आपको लेने मुश्किल हो रहा है। कटिहार में एक महागठबंधन के अंदर ही एक तबका है जो हमेशा लोकल लीडरशिप की बात करता है और चेंज ऑफ लीडरशिप की बात करता है कि नए लोगों को टिकट मिले, लोकल जो शेरशाहवादी सुरजापुरी कम्युनिटी के लोग हैं उनको मिले। आपको क्या लगता है कि उन्हें मौका देना चाहिए? पप्पू यादव जिस कद के नेता हैं, तो उनके बगावत का असर क्या आसपास की सीट पे, आपकी सीट पे भी पड़ सकता है? ये देखिए, हम लोग की कोशिश थी कि उनको टिकट मिले। सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप आप शकील साहब हैं जो विधायक हुए हैं, दूसरी बार विधायक हुए हैं। उसी तरह से तौकीर को भी 2 बार मौका मिला, वो नहीं जीत सके, अलग बात है। मेरे बच्चों की कोई इच्छा नहीं है, उनकी कोई दिलचस्पी भी नहीं है राजनीति में आने का, और मेरा भी अपना मान्यता है। हालांकि भी जब हम लोग पब्लिक ओपिनियन करते हैं, एक बात बार बार सामने आता है कि 5 टर्म में तारिक साहब ने कौन कौन सा बड़ा काम किया, उनसे ये चीज़ ज़रूर पूछिएगा। तो आपने कौन कौन सा बड़ा काम 5 टर्म में किया? आज जो आप मेडिकल कॉलेज देख रहे हैं, वो भी हम लोग ही के वक्त में हुआ था। मेडिकल कॉलेज जो उसके कटिहार मेडिकल कॉलेज, कटिहार मेडिकल कॉलेज प्राइवेट है, लेकिन उसको यहाँ लाने का काम हमने किया था, क्योंकि वो कॉलेज बनाना चाहते थे दरभंगा में। हमारे साथ कटिहार लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी तारिक अनवर साहब हैं। 1977 से लगातार कटिहार लोकसभा क्षेत्र से सारा ही चुनाव लड़ चुके हैं। ये उनका 13वां लोकसभा चुनाव होगा। 5 बार लोकसभा गए हैं, 5 बार यहाँ से जीतने में कामयाब रहे हैं और 2 बार महाराष्ट्र से राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। तारिक साहब, 13वां चुनाव है आपका, ये 12 चुनाव अब तक आप लड़ चुके हैं, लेकिन जीत का जो रेशियो देखते हैं वो 12 में से 5 ही जीतने में सफल रहे, 7 हार गए, तो 40% ही लगभग सफलता का रेशियो है। तो क्या दिक्कत कहाँ आ रही है? मतलब इतने दिनों से आप इलाके में हैं, फिर भी जीत का रेशियो इतना कम क्यों रह रहा है? देखिए, ऐसा है कि पहली बार जब चुनाव लड़ने आए थे तो 77 में लड़ने आए थे। उस वक्त कांग्रेस विरोधी लहर थी, जिसमें इंदिरा जी भी चुनाव हार गई थी और एक भी सीट बिहार में कांग्रेस को नहीं आई थी। फिर हम 80 में जीते, 85 में जीते। फिर जैसे जैसे कांग्रेस की हवा बिगड़ती गई, उसकी वजह से उसका नुकसान हमको भी मिला, क्योंकि जब देश में कोई लहर चलती है, क्योंकि 89 में कांग्रेस विरोधी फिर हवा चली, फिर लोग हार गए उसमें। राहुल जी की सरकार थी, राहुल जी प्रधानमंत्री थे, वो भी उनके राजीव जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ था, लेकिन वो चुनाव हम लोग हार गए थे 89। तो जब किसी भी पार्टी की हवा चलती है, लहर चलती है, तो उसका लाभ मिलता है, और जब उसके विरोध में जब हवा चलती है तो उसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। सबसे मुश्किल चुनाव आपका अब तक कब रहा? 1999 में देखते हैं कि जब मुबारक हुसैन ने एक बहुत ही क्लोज फाइट दिया, तो सबसे मुश्किल आपको क्या लगता है कि अब तक सबसे मुश्किल चुनाव कौन सा रहा? नहीं, 1999 में तो
सही मानों में हम लोग का जो हार गए थे हम लोग, जी, और मुबारक साहब के लड़ने से वोट का बंटवारा हो गया था। क्लोज थर्ड थे बिल्कुल, 2000 ही वोट उनको। नहीं, हमारा उनका फाइट नहीं था, जी फाइट बीजेपी के साथ था। जी जी, नहीं मैं कह रहा हूँ कि क्लोज मतलब वो आपके आ गए थे, मतलब कभी आप थर्ड पोजीशन पे भी नहीं गए। वो लेकिन कांग्रेस उसमें- से चुनाव लड़े थे, हम एनसीपी से लड़े थे। जी उस वक्त एनसीपी में का गठन हुआ था, तो हम लोग एनसीपी से लड़े थे। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ मिला। हम दोनों जो चुनाव लड़े तो वोटों का बंटवारा हुआ और उसका सीधा सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला। तो 2019 चुनाव का जब रिजल्ट देखते हैं हम, तो आपने बस बलरामपुर में लीड लिया और अच्छा खासा लीड लिया, जो कि ट्रेडिशनली आप लेते भी रहे हैं। लेकिन उससे पहले कदवा और प्राणपुर भी विधानसभा क्षेत्रों में भी लीड लेते थे। तो क्या ऐसा लग रहा है कि कटिहार में एनडीए की तरफ मुस्लिम वोट भी क्या शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि कदवा और प्राणपुर में अब लीड आपको लेने मुश्किल हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सेकुलर वोट आज भी इंटैक्ट है, उसमें सिर्फ मुस्लिम वोट का सवाल नहीं है। जो भी जिनका विश्वास धर्मनिरपेक्षता में है, सेकुलरिज्म में है, वो आज भी चाहे तो महागठबंधन के साथ है या कांग्रेस के साथ है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि 14 और 19 दोनों जो है एक तरह से भाजपा की लहर थी और पूरे देश में उसका दिखाई पड़ रहा था। आपने देखा कि पूर्ण बहुमत की सरकार 30 साल के बाद बनी 2014 में, तो लहर का असर तो पड़ता है। जब लहर आपके विरोध में हो तो फिर उसमें चुनाव जीतना आसान नहीं होता है, फिर उसका सामना करना पड़ता है। हम लोग तो 2014 में जीते यहाँ से। सबसे बड़ी बात है कि उस लहर में भी कटिहार ने यहाँ से धर्मनिरपेक्ष ताकतों को जिता कर भेजा। ऑफिशियली जब आपका टिकट अनाउंस हुआ इस बार, उससे कुछ दिन पहले ही आप एक इफ्तार पार्टी में जाते हैं, वहाँ प्रशांत किशोर का बहुत बड़ा पोस्टर लगा होता है। तो जब प्रशांत किशोर एक अलग कांग्रेस राजद से अलग एक पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में उनके साथ मंच साझा करना और उनकी तस्वीर पीछे लगी है, वहाँ पे आपका मौजूद होना, वो क्या एक गलती थी मानते हैं? देखिए, वो एक नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम था। मुझे पता भी नहीं था कि वहाँ प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, मुझे इसकी जानकारी थी। मुझे दावत मिली थी, वहाँ बिहार की बहुत बड़ी तादाद में लोग रहते हैं, उन्होंने मुझे दावत दिया था, अफ्तार पर बुलाया था, तो मैं अफ्तार की दावत समझकर वहाँ गया था। लेकिन वहाँ प्रशांत किशोर भी थे और उनके साथ बहुत सारे बुद्धिजीवी, पत्रकार और समाज सेवी सब मौजूद थे। ऐसा नहीं कि जितने लोग थे वो उनके समर्थक थे। तो हमारा कोई वो उद्देश्य नहीं था कि उसमें हम उनको उनकी मदद के लिए गए हो या उनके साथ शामिल हुए हो। अगर हमको करना होता तो खुलेआम करते, उसको छिपाने की क्या बात है। लेकिन वहाँ पे आपने उनकी तारीफ भी की कि प्रशांत किशोर आगे का रास्ता दिखाएंगे। प्रशांत किशोर ने जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भाषण दिया वहाँ, तो हमने उसकी ज़रूर तारीफ़ की। हमने कहा कि प्रशांत किशोर जैसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी और सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ है, ऐसी शक्तियों को हम लोग को साथ लेकर चलना पड़ेगा। आज हम जो गठबंधन बनाए हैं वो किस लिए बनाए हैं? जो समान विचारधारा के जो लोग हैं वो गठबंधन में शामिल हैं। आप ही के कांग्रेस के पूर्णिया से पूर्व सांसद उदय सिंह कांग्रेस में ही थे, वो तो खुलेआम अब उनके साथ आ गए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया। तो आप किसी को रोक थोड़ी सकते हैं, जिसको जहाँ जाना होगा जाएगा। कांग्रेस के सीनियर लोग उधर जाते हुए शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। देखिए, अब ये तो हर व्यक्ति का अपना फैसला है, अधिकार है कि वो किसी पार्टी में जा सकता है, किसी भी नेतृत्व को स्वीकार कर सकता है। महागठबंधन का ही कटिहार में एक महागठबंधन के अंदर ही एक तबका है जो हमेशा लोकल लीडरशिप की बात करता है और चेंज ऑफ लीडरशिप की बात करता है कि नए लोगों को टिकट मिले, लोकल जो शेरशाहवादी सुरजापुरी कम्युनिटी के लोग हैं उनको मिले। आपको क्या लगता है कि उन्हें मौका देना चाहिए? नहीं, तो शेरशाहवादी को तो हमेशा टिकट मिला है। विधानसभा में मुबारक हुसैन साहब थे, शकूर साहब थे, अभी भी लास्ट विधानसभा में तौकीर को सीट की जगह प्राणपुर से मिला था। तो कभी ऐसा नहीं हुआ है कि शेरशाहवादियों को नेगलेक्ट किया गया हो और हमेशा उनको उचित लोकसभा में जब वो बात करते हैं, representation। लोकसभा तो कोई एक ही आदमी लड़ सकता है ना, 2-4 आदमी तो लड़ नहीं सकता। पार्टी तय करती है, वो पार्टी का अधिकार है कि किसको चुनाव लड़ाए। राहुल गांधी जी देश भर में कास्ट सेंसस की बात करते हैं, आपके मैनिफेस्टो में भी अभी ये चीज़ आ गया, लेकिन कास्ट सेंसस जो जातीय गणना है बिहार में जो हुआ और अब देश भर में करवाने की कांग्रेस बात कर रही है। बिहार में लगभग 17.7% मुस्लिम की संख्या आई, उस हिसाब से मुस्लिम को कम 7 लोकसभा सीट
मिलना चाहिए, 7 जगह कैंडिडेट होने चाहिए, लेकिन अभी दिख रहा है कि 4 या 5 जगह ही होंगे। वहीं पे आप देखते हैं कि कुशवाहा की आबादी से कई गुना ज़्यादा, यादवों को आबादी से कई गुना ज़्यादा, भूमिहार को आबादी से कई गुना ज़्यादा मिल जाता है। तो रिप्रेजेंटेशन की जो मुस्लिमों को टिकट देने में भी कहीं कोताही कर रही है गठबंधन। देखिए ऐसा है कि अभी जो देश का माहौल है ना, वो मुवाफिक नहीं है। जो सांप्रदायिक शक्तियाँ हैं वो काफ़ी सक्रिय हैं, और वैसी हालत में हमको इस बात का ध्यान रखना होगा कि कौन व्यक्ति है जो सांप्रदायिक शक्तियों को हरा सकता है। तो इसलिए सभी गठबंधन के लोग विचार विमर्श करने के बाद जिस नतीजे पर पहुँचे हैं उसके अनुसार टिकट दिया गया। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि अभी हमारी लड़ाई जो है वो सांप्रदायिक शक्तियों से है, देशद्रोही ताकतों से है। संख्या के हिसाब से क्या भागीदारी तय नहीं होनी चाहिए? तो ये संख्या देखिए, इसमें जो है जीतने की भी संभावना होनी चाहिए ना। खाली संख्या के नाम पर आप किसी को टिकट दे दें और उसके जीतने की संभावना ना हो तो वो सीट बर्बाद हो जाएगी। आर्टिकल 341 की बात होती है कि मुस्लिम में दलित बहुत सारी ऐसी कास्ट है जो हिंदू दलित से भी बदतर उनकी हालत है, लेकिन उनको दलित एससी रिजर्वेशन नहीं मिल पाता है। इससे आप एग्री करते हैं कि आर्टिकल 341 में जो पाबंदी है कि मुस्लिम दलित नहीं हो सकते, वो हटना चाहिए? देखिए उस पर कई बार बहस हो चुकी है और वो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, पार्लियामेंट में भी है, और जब तक उसका फैसला नहीं आ जाता तब तक आप उसको अमेंड नहीं कर सकते। यूपीए 2 के टाइम में अली अनवर साहब का हमने कुछ दिनों पहले इंटरव्यू किया और कई इंटरव्यूज़ में वो आपके बारे में कहते हैं कि यूपीए 2 के टाइम में मुस्लिम सांसदों की एक मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलने के लिए, उसमें ये एजेंडा सबसे ऊपर था, लेकिन जब वहाँ गया तो वो एजेंडा से हटा दिया गया था। मैंने उस बात को उठाया, लेकिन तारिक साहब सीनियर थे, उन्होंने भी समर्थन नहीं किया और किसी और ने भी समर्थन नहीं किया। इसमें कोई सच्चाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं था बिल्कुल। अहमद अशफाक करीम साहब जो लड़ना चाहते थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के टिकट पे भी शायद लड़ सकते थे। अब उनसे आपकी बात हो गई है, वो पूरा समर्थन कर रहे हैं आप? हाँ, नहीं देखिए, चुनाव से पहले, इलेक्शन से पहले या उम्मीदवार के डिक्लेयर होने से पहले हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो उम्मीदवार बने, कोशिश करे, प्रयास करे। तो जिन लोगों ने भी प्रयास किया वो ठीक था, लेकिन जब से हर तरह के विचार विमर्श के बाद हम एक नतीजे पर जब पहुंच जाते हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग सब मिलकर उस उम्मीदवार को जिताने का काम करें। आपके बगल के लोकसभा क्षेत्र पूर्णिया में पप्पू यादव जी ने पार्टी का विलय कर लिया कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस उनको टिकट नहीं दे पाई, क्या सीट ही नहीं ले पाई वहाँ पे, तो किधर गलती हुई? देखिए ऐसा है कि जो हमने कहा कि भाई गठबंधन की जब राजनीति होती है, प्रयास सभी राजनीतिक दलों का होता है जो गठबंधन में है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा विस्तार हो, लेकिन अंत में जो मिलजुल कर जो फैसला होता है उसको सबको स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन पप्पू यादव जिस कद के नेता हैं, तो उनके बगावत का असर क्या आसपास की सीट पे, आपके सीट पे भी पड़ सकता है? ये देखिए, हम लोगों की कोशिश थी कि उनको टिकट मिले, लेकिन किसी कारणवश नहीं मिल पाया। अब जो पार्टी का फैसला है, पार्टी का जो अनुशासन है, उसको मानना चाहिए, सबको मानना चाहिए। कल हम पर भी ये लागू हो सकता है। किशनगंज में एआईएमआईएम जिस तरीके से चैलेंज बन के उभरी है और वहाँ के मुकाबले को त्रिकोणीय कर दिया, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये पार्टी का कोई ऐसा भविष्य नहीं है। ये 1 या 2 उनके सांसद जीत के जाएंगे तो कोई वहाँ बहुत कमाल कर देगा, ऐसी बात नहीं है। तो सवाल ये कि हम जब भारतीय जनता पार्टी की निंदा करते हैं तो उसी तरह से सांप्रदायिकता जो है वो चाहे हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की, किसी भी धर्म की हो, वो गलत है। हम उसकी निंदा करते हैं और उसके लिए हमारे देश में कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन सर, जब ऐसे लोग, मुजफ्फरपुर के पूर्व सांसद अजय निषाद जी, उन्हें भाजपा ने टिकट नहीं दिया, कांग्रेस में शामिल हो गए, जब ऐसे लोग पार्टी में शामिल होते जो मुस्लिम विरोधी बयान देने के लिए जाने जाते हैं, कोरोना के टाइम में उन्होंने क्या क्या नहीं कहा मुसलमानों को, तो फिर कांग्रेस और बीजेपी में क्या वो फासला, जो फ़र्क है, वो तो मिटता जा रहा है? देखिए ऐसा नहीं है, हम लोग सारी चीज़ों को देखते हैं, देख समझ के पार्टी कोई भी फैसला लेती है तो हर पहलू पर उसकी नज़र रहती है, हर तरह की चीज़ों को देखना है। अभी हमारे सामने जो लक्ष्य है वो ये है कि हम पहले भारतीय जनता पार्टी को हराएं। कैसे हरा सकते हैं उसके लिए हर तरकीब और हर तरतीब करने की ज़रूरत है। लेकिन उसके लिए आइडियोलॉजी से कंप्रोमाइज़ करना, जो लोग हार्डकोर हिंदू आइडियोलॉजी से आते हैं, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। हम लोग तो शिवसेना को भी अपने साथ जोड़ा है,
जब उन्होंने अपने अपने को अमेंड किया तो शिवसेना को भी हमने उनके साथ भी हमने सरकार चलाई है। हमारा मुख्य जो है उद्देश्य है कि हम जो भारतीय जनता पार्टी है या संघ परिवार है उसको कैसे रोकें। अगर हमारे साथ लोग जुड़ना चाहते हैं, हमारी विचारधारा को स्वीकार करते हैं तो उनको लेने में कोई हर्ज नहीं है। आप पर एक इल्ज़ाम लगता है कि 50 साल की सियासत में कटिहार और सीमांचल इलाके में सेकंड लाइन ऑफ जो लीडरशिप हो सकती थी, मुस्लिम लीडरशिप खास के, वो प्रिपेयर नहीं हो पाया, वो कमी रही। आपको लगता है कि इतने दिनों में यूथ लीडरशिप या सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप खड़ी होनी थी? नहीं, ऐसा नहीं है। सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप अब शकील साहब है जो विधायक हुए हैं, दूसरी बार विधायक हुए हैं। उसी तरह से तौकीर को भी 2 बार मौका मिला, वो नहीं जीत सके, अलग बात है। तो हम सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप हमेशा हम लोगों ने आगे उसको बढ़ाने का प्रयास किया। कांग्रेस की हमेशा ये नीति रही है। आप क्योंकि सर खुद सियासी परिवार से आते हैं, क्या आप फ्यूचर में देखते हैं कि आपके परिवार के लोग, आपके बेटे या बेटियां वो सियासत में आएंगे? मेरे बच्चों की कोई इच्छा नहीं है और उनकी कोई दिलचस्पी भी नहीं है राजनीति में आने का। और मेरा भी अपना मान्यता है, हम हालांकि वो स्वतंत्र हैं अपना फैसला लेने के लिए, लेकिन हमने ये कभी कोशिश नहीं की कि अपने बच्चों को या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को आगे बढ़ाया जाए राजनीति में। तो बारसोई में गोलीकांड हुआ, उसमें कुछ लोग मर भी गए, लेकिन उसमें बारसोई गोलीकांड जो हुआ, बिजली को लेकर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उसमें उसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी अधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं, कोई जांच का रिजल्ट नहीं निकल पाया कि गोली चलाया कौन था। हाँ, तो ये तो हम लोगों ने नीतीश कुमार जी को, मुख्यमंत्री थे, उनको सारी बातें बताई गई है। हमारे विधायक लोग भी उनसे मिले, महबूब साहब भी मिले और लोग शकील साहब मिले। सब लोगों ने मिलकर जो वहाँ की जो स्थिति थी या वहाँ के जो लोगों की भावना थी उससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अवगत कराया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कोई कार्रवाई नहीं की। दुखद है, दुख की बात है। इलाके में जब हम लोग पब्लिक ओपिनियन करते हैं, एक बात बार बार सामने आता है कि 5 टर्म में तारिक साहब ने कौन कौन सा बड़ा काम किया, उनसे ये चीज़ ज़रूर पूछिएगा। तो आपने कौन कौन सा बड़ा काम 5 टर्म में किया है? देखिए, 5 टर्म में सबसे बड़ा काम, जैसे बड़ी लाइन हम लाए। पहले यहाँ बड़ी लाइन नहीं थी, रेलवे की बड़ी लाइन हमको, मतलब हमारा ये मकसद था कि पूरे देश से कैसे कटिहार को जोड़ा जाए। तो उसमें सड़क मार्ग और रेल मार्ग दोनों से हमने कटिहार को जोड़ा। राष्ट्रीय उच्च पथ जो आप देख रहे हैं अभी 31 से 34 81 नेशनल हाईवे जो बना है, ये हमारे समय की उपलब्धि है। उसके बाद रेलवे के बारे में जो ऐसा हमने बताया कि रेलवे बड़ी लाइन, पहले लोगों को बरौनी उतरना पड़ता था, वहाँ दूसरे ट्रेन पर चढ़ना पड़ता था, बड़ी लाइन को बिछाना पड़ता था। आज वो लोगों को यहाँ से बॉम्बे जाए, कलकत्ता जाए, दिल्ली जाए, पटना जाए, जहाँ जा सकते हैं। तो ये सुविधा हम लोगों ने अपनी कोशिशों से उसको प्राप्त किया है। और उसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ एमए की पढ़ाई नहीं होती थी, वो हमने कराया। यहाँ विद्यालय नहीं था, उस हमारे समय में खुला। केंद्रीय विद्यालय नहीं था, केंद्रीय विद्यालय हमने खोला। और यहाँ ये के.बी. झा जो कॉलेज है उसको कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हम लोगों ने बनवाया। तो ऐसे बहुत सारे काम हुए, हर क्षेत्र में काम हुए। और आज जो आप मेडिकल कॉलेज देख रहे हैं वो भी हम लोग ही के वक्त में हुआ था। मेडिकल कॉलेज जो उसके कटिहार मेडिकल कॉलेज प्राइवेट है, लेकिन उसको यहाँ लाने का काम हमने किया था, क्योंकि वो कॉलेज बनाना चाहते थे दरभंगा में, लेकिन हमने कहा कि नहीं, आप कटिहार में खोलिए, बहुत बैकवर्ड स्टेट है, यहाँ बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ खोलेंगे तो यहाँ के लोगों को फ़ायदा होगा। तो उन्होंने हमारी बात मानी, करीम साहब ने, और यहाँ वो कॉलेज लेकर आए। इस बार क्या प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी? आप जीतते हैं, क्या किन वादों के साथ आप? मेरी प्राथमिकता ये हो कि यहाँ उद्योग के नाम पर कुछ नहीं। हम लोग जब तक थे सत्ता में 2014 के पहले, तो यहाँ जूट मिल चल रहा था। वो जूट मिल जैसे ही सरकार बदली, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मोदी जी की सरकार आई, वो जूट मिल बंद हो गए। उसमें लगभग 5 से 10 हज़ार मजदूर काम करते थे, 5 से 10 हज़ार मजदूर काम करते थे। तो उनका परिवार उससे पलता पोसता था। तो वो बंद हो गया। मेरी कोशिश यही होगी आने वाले समय में कि कटिहार और पूरे सीमांचल के क्षेत्र में, वो बहुत ही नेग्लेक्टेड है, उपेक्षित है, और यहाँ लोगों को यहाँ जो है वो उद्योग लगे, कल कारखाना लगे, रोज़गार मिले,
और यहाँ की लोगों को पलायन न करना पड़े। आज बड़े पैमाने पर सीमांचल से हमारे लोग पलायन करते हैं, कटिहार से भी पलायन करते हैं। हमारा ये कोशिश रहेगी आने वाले समय में कि पलायन रुके। दूसरा, बाढ़ और कटाव, ये दो बहुत जटिल समस्या है इस क्षेत्र की, उससे लोगों को कैसे निजात मिले वो भी हमारी कोशिश रहेगी। बीजेपी के लोग घुसपैठ का मामला बार बार उठाते रहते हैं, आखिरी क्वेश्चन है, लेकिन इसको लेकर कोई ना तहकीकात है ना कुछ है। अखबारों में दैनिक जागरण जैसे अखबार ने एक सीरीज चला दी, इसको कैसे इसको काउंटर किया जा सकता है? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की और संघ परिवार की साजिश है, आज से नहीं है। ये 50 साल से ये साजिश चल रही है कि जो भी बंगला स्पीकिंग हैं या शेरशाहबादी हैं उनको घुसपैठिया कहा जाता है। हम लोग ये लड़ाई बहुत लड़ चुके हैं। एक समय में हमने यहाँ बहुत बड़ा सम्मेलन किया था और उसमें हम बिहार के मुख्यमंत्री थे, उनको लाया था। देश की प्रधानमंत्री इंदिरा जी थी, मैंने उनसे बातचीत की थी और बहुत सख्ती से उसको दबाया गया था। लेकिन ये समय समय पर इस मुद्दे को उठाते रहते हैं, क्योंकि इनके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है, कोई आर्थिक मुद्दा नहीं है, सामाजिक मुद्दा नहीं है, तो ले दे के जो है सांप्रदायिक मुद्दे को ये उठाते हैं। इसी तरह वो कोशिश उनकी रहती है कि हम सांप्रदायिक भावना को भड़काएं और उसका राजनीतिक लाभ उठाएं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।